आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने टॉपिक पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। पहले मैं अगर प्रॉब्लम लेकर आऊँ आपके सामने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है, जिसको अगर हम पढ़ें तो अ क्यूब इन एन एज लेंथ ऑफ 0.5 मीटर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स ओरिएंटेड पैरेलल टू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। पहली चीज हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पार्ट में डिटरमिन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कोई क्यूब है जिसकी एच लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है। यानी अगर मैं ये सामने क्यूब रखूं आपके सामने, तो इसकी जो ये वाली लेंथ है ना, ये क्या है? ये 0.5 मीटर है। अब क्यूब का हमें पता है कि हर एक लेंथ जो है वो बराबर होती है। ये भी, ये भी, ये भी, ये सब जो है आपस में क्या है? बराबर। इसके साथ साथ उसमें उसको लिखा है कि इसको हमने प्लेस किया गया, यानी रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। फर्ज करें ये इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी मैग्नीट्यूड उसने दी है कि 3 न्यूटन पर कूलम है, जो कि मैंने लिख लिया है। एंड इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द वन ऑफ द फेसेस, मतलब इसमें कोई भी एक फेस है उसके पैरेलल है। फर्ज करें जो पैरेलल वाली बात है वो अगर आप इस फेस को देखें या इस फेस को देखें, या चलें इस फेस को देखते हैं, इसको, जिसको मैं 1 कह देता हूँ, तो ये जो ओरिएंटेड में पैरेलल वाली बात कर रहा है, ये फेस के पैरेलल नहीं, ये असल में जो एरिया वेक्टर होता है, जो कि फेस के आप कह लें सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसके पैरेलल है, वो कह रहा है। तो यानी ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये है साइड, बस बजाते खुद तो इसके परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रही है। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो वो एरिया जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है? वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक साइड पैरेलल होगी। यानी जो हमने अभी एक कंस्ट्रक्शन बनाई है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, जिसमें एक साइड के पैरेलल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। उसके अगला सवाल यह है कि जो मेन क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालो उस फेस से जो कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब अगर आप देखें तो ये 1 वाला जो फेस है, ये एक तो पैरेलल है, और एक इस साइड पे जो है ये भी पैरेलल होगा, जो कि इस साइड पे होगा, जो कि अभी छुपा हुआ है। अब वो भी पैरेलल कैसे होगा? अगर मैं उसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो आउटवर्ड की तरफ एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर। तो ये आप कह रहे हैं एंटी पैरेलल होगा। होगा पैरेलल ही, लेकिन एक केस में क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि दूसरे के, जिसको मैं अगर ये बना, दूसरे केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया भी इधर है, यानी एंटी, सॉरी ऑपोजिट है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया जो है वो इधर है, एंटी पैरेलल है। लेकिन है तो पैरेलल, यानी हमने इस एरिया और इस एरिया के क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। दूसरा ये कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ऑल फेसेस के ऊपर है वो निकालना है। अब फ्लक्स की बात हो रही है तो पहले ज़रा फ्लक्स को रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पर बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि जब भी फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो जब किसी एरिया से पास होती हैं तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको मैथमेटिकली ई डॉट ए लिखा था, जो कि फाई ई की इक्वल है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जिसको अगर हमने ओपन किया था किसी एंगल के लिए तो वो ई ए कॉज ऑफ थीटा है, जिसमें थीटा जो है वो ई और ए के दरमियान का एंगल है। अब अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ बढ़ूं और पहले ए पार्ट की कैलकुलेशन करूं तो पहले मुझे ज़रा डाटा पता होना चाहिए। फ्लक्स निकालना है मैंने दो पैरेलल सरफेस। अब ये एक तो एरिया वाली ये 1 सरफेस है और ये 2 है, और हमें पता है कि फ्लक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? ई ए कॉज ऑफ थीटा, जिसमें ई की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड और साथ कॉज एंगल। पहले अगर मैं ई की मैग्नीट्यूड करूं तो वो 3 हमें पता है। आगे एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस क्यूब का जो ये साइड है, ये तो स्क्वायर जैसे नहीं होती, क्योंकि लेंथ और इसकी विड्थ बराबर होती है, चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। ये तो स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें एक लेंथ पता हो, जाहिर है हम उसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं कि एरिया जो है वो होता है एल स्क्वायर, यानी वो जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो उसका जब स्क्वायर लिया जाए तो ये आपके पास 0.5 मीटर का अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो ये आपके पास, कैलकुलेटर में करते हैं इसको, तो ये आपके पास 0.5 और इसका स्क्वायर, तो ये 0.25 आ गया। और साथ चूंकि लेंथ जो है वो मीटर है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये एरिया की वैल्यू पता चल गई है इस वाली साइड की, और हर एक एरिया की वैल्यू इतनी होगी क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं। अब ई वैल्यू पता है। आप एंगल पर बात करते हैं मेन चीज़ में, जिसमें जो है वो ये एक एंगल है। वो ये कि अगर आप देखें तो इस 1 के लिए, अगर मैं यहाँ पे चले 1 लिख लेता हूँ, 1 के लिए जो ई और ए हैं वो एक ही डायरेक्शन में, यानी एंगल जो है वो ई और ए के दरमियान वो क्या है? वो 0 है, जो कि ये वाला है। अगर ये ई है
और ये ए है तो ये ए की डायरेक्शन में ई इधर है और ए भी इधर ही है ए वेक्टर, तो ज़ीरो एंगल हुआ। तो ज़ीरो एंगल यानी कॉस ज़ीरो अगर हम करें किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो वो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, आगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25, जबकि कॉज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू अगर मैं चलें कॉज ऑफ ज़ीरो पहले लिख लेता हूँ, अब वैल्यू डालते हैं। कॉज ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, ये आपके पास ज़ीरो और ये इसका कॉज लिया जाए तो ये 1 के बराबर है, यानी 1 आंसर आ गया। अब 1 को आप 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ये हो जाएगा, तो ये आंसर जो भी है उसको फिर मज़ीद मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये आंसर आ गया 0.75, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.75, जबकि फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखिएगा ये मैंने फर्स्ट वाली साइड से निकाली है। एक और पैरेलल साइड जो 2 है वो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो 2 साइड है उसमें अगर आप देखें तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो कि ये अगर ई है, नीचे जो है वो ए है, 180 एंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर केसेस में क्या है 180 आ रहा है। तो अब अगर मैं सारी वैल्यूज जो हैं वो जो 2 वाला है उसके लिए डालूँ, जो कि चलें यहाँ पे 2 भी लिख लेते हैं, जो कि डिफरेंस करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ई की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, वो 3 है। तो ये आ गई ए की वैल्यू, वही सरफेस है वही एरिया है उतना ही होगा क्योंकि क्यूब है, तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू 0.25 आ गई यहाँ से, जबकि एंगल जो है वो आपके पास आ गया 180 का। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आपके पास 180 और उसका कॉज ले ले तो -1 आ गया, और -1 के बाद ज़ाहिर है वो आगे मल्टीप्लाई होगा 0.25 से और मज़ीद 3 से, तो आंसर आ जाएगा -0.5, सॉरी -0.75, जिसको मैंने लिख दिया कि ये दूसरी साइड से हमने निकाला है। अब जो दूसरा पार्ट था जिसको मैं चले यहाँ पर अलग से एक स्लाइड पे लिख के लेता हूँ, डिटरमिन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सिक्स, मतलब सारी सरफेसेस से जो क्यूब की थी उसके अब निकालना है उस हर एक सरफेस का। अब उसमें हम क्या करते हैं कि पहले नाम दे देते हैं। फर्ज करें जो सामने वाली है ये 3 है, ऊपर 4 है, और इसी के जो ऊपर नीचे की तरफ होगी उसको अगर हम 5 कह दें, और इसके साथ साथ एक तो ये सामने 3 है, इसके एक बैक साइड पे होगी जिसको हम 6 कह रहे हैं। अब अगर मैं 1 और 2 का तो चले निकाल चुका है, बाकियों का देखते हैं। तो पहले ज़रा एरिया वेक्टर पे बात करते हैं। 3 की अगर मैं बात करूं तो इसका ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि बिल्कुल इससे सरफेस से बाहर की तरफ यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो वो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर होगा जो कि एरिया वेक्टर होगा। और अगर आप इसी को बाहर से अगर मैं इस तरह करके अलग से ड्रॉ करूं तो ये अगर एरिया वेक्टर है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये एक 90 एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान, ई के दरमियान, जो कि ई किधर हमने देखा था कि वो इस तरफ है, तो इन दोनों के दरमियान 90 एंगल बन गया। तो ये मैं लिख लेता हूँ कि जो थर्ड फेस है उसमें एंगल 90 है, किस किस के दरमियान, जाहिर है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। क्यों एंगल देख रहे हैं, क्योंकि हमें ई ए कॉस थीटा के थ्रू निकालना है। ई और ए तो पता है, कॉस थीटा में जो एंगल है वो देखना है। अब हमें पता है क्या बोला कि पहले चले 3 पर ही बात कर लेते हैं, उससे बाद बाकी आसान हो जाएगा। अब एंगल अगर 90 है तो कॉस 90 अगर हम निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास 90, और ये मैं अगर उसका कॉस दूंगा तो आंसर तो 0 आ गया। इसका मतलब जो थर्ड फेस है, सरफेस है आप कह लें, जो इस साइड पे ये जो बाहर ये वाली है, इससे जो बायो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। क्यों? क्योंकि कॉज 90 0 है और वो सबको 0 कर देगा। फिर अब हम अगर 4 साइड की बात करें तो अब परपेंडिकुलर इसके ऊपर बिल्कुल यूं परपेंडिकुलर आएगा। अब अगर आप ई और ए को अगर चले मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ यहाँ तक, तो ई और ए के दरमियान अगर एंगल देखें तो वो भी 90 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ साइड है उस पर भी फाई जो है, सॉरी फ्लक्स जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एंगल जो है वो 0 है ई और ए के दरमियान, जो कि यहाँ पे देखा हमने। सिमिलरली अगर हम अब फिफ्थ साइड की बात करें जो कि नीचे जैसी ऊपर थी ना अब नीचे है, तो उसमें भी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो नीचे की तरफ होगा, तो वो होगा एरिया। अब अगर आप इसी के आगे अगर मैं चलें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ना, तो ये आपके पास यहाँ पर भी एंगल क्या है 90 है। इसका मतलब फिफ्थ वाली साइड पे भी एंगल 90 होने की वजह से फ्लक्स जो है वो 0 है, कॉस 90 0 है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा फिफ्थ वाली साइड पे भी। अब लास्ट में अगर हम बात करें सिक्स, जो कि पीछे वाली साइड है, जैसे ये 3 सामने है इस तरह एक पीछे वाली भी होती है, तो वो जो कि बाहर अंदर स्क्रीन की तरफ होगी। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये आपके पास अंदर स्क्रीन की तरफ ए हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी 90 है। तो जो फ्लक्स है सिक्स वाली साइड पे वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 90 है। अब हमने ये तो नहीं निकालना, हमने तो सारी साइडों का एक साथ निकालना था टोटल फ्लक्स। उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
जितना भी फ्लक्स आए हैं ज़ाहिर है इसके लिए जो पहली तीसरी चौथी पांचवी छठी और पहली दोनों साइडों के लिए जो आया है, अगर मैं उन सबको ऐड करूँगा, जैसे कि ये इस फार्मूले में अगर मैं देखूं तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, ज़ाहिर है पहले फ्लक्स जो है दूसरा दूसरी साइड का तीसरी चौथी पांचवी छठी साइड का जो फ्लक्स है वो ऐड हो गए। अब पहली साइड का क्या था, वो था 0.75 जो कि हमने देखा था, और सेकंड साइड का था -0.75, जबकि बाकी सारा क्या थे वो ज़ीरो थे, तो मैं उनकी जगह सबकी जगह ज़ीरो लिख देता हूँ, जो कि यहाँ हमने देखे हैं कि तीसरी चौथी पांचवी छठी हर साइड का क्या, तीसरी चौथी पांचवी छठी तीसरी चौथी पांचवी छठी हर एक का ज़ीरो ज़ीरो। तो अब अगर आप देखें तो ये 0.75 -0.7 ये तो आपस में ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा, फ्लक्स का आंसर क्या आया, ज़ीरो। टोटल फ्लक्स जो है वो इसका तो ज़ीरो आ गया यहाँ पर। और साथ चले मैं यूनिट भी लिख लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सॉरी असल में यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स जीरो आया है उसका मतलब ये है कि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरी हैं इस मतलब क्लोज सरफेस में से, अभी ये क्यूब क्लोज ही है, उतनी ही बेसिकली जो है वो बाहर निकली हैं जितनी अंदर जा रही हैं। और इसका मतलब यही पॉसिबल है कि आपके पास जो चार्ज होता है इनसाइड इसके, टोटल चार्ज वो है आपके पास है ही नहीं, मतलब चार्ज ही टोटल नहीं है, ज़ीरो। अब ये कैसे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको गॉसेस लॉ से ज़्यादा डिटेल समझ आएंगी, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद था कि हम फ्लक्स को एक एरिया से कैसे निकाल सकते हैं, फ्लक्स की कैलकुलेशन हमने बेसिकली, हमारा मकसद मेन यही था कि टोटल फ्लक्स या किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स है वो कैसे निकाला जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखा हमने। तो आज हमने बात की, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स।